नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की गृह नीति, प्रशासन और सुधार। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन ने उत्तर भारत को कैसे जीता, किन किन राज्यों पर आक्रमण करके जीता और दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्यों को अपने अधीन किया था। तो उत्तर और दक्षिण भारत के जो इसके अभियान थे उसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था। तो आज हम लोग को क्या चर्चा करनी है, गृह नीति, प्रशासन और सुधार। तो चलिए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की गृह नीति, प्रशासन और सुधार की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक प्रशासक के तौर पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब यहाँ पर एक कथन है, इसको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। डॉक्टर के.एस. लाल एक इतिहासकार हैं और ये कहते हैं कि अलाउद्दीन एक प्रशासकीय प्रयोगकर्ता था तथा उसने नवीन विचारों को जन्म दिया और उन्हें नवीन भूमि पर रोपा। इसका मतलब ये है कि के.एस. लाल मुंशी ये कहना चाहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो नवीन विचारों को जन्म देता था कि कैसे प्रशासकीय सुधार किए जाएं, कृषि में कैसे सुधार किया जाए, अच्छा प्रशासन व्यवस्था कैसे स्थापित किया जाए। तो उनको विचार देता था और उनको व्यवहारिक रूप में लागू भी करता था, स्थापित भी करता था। वही चीज़ यहाँ पर है, नवीन भूमि पर उन्हें रोपता था। सबसे पहला काम जो करता है अलाउद्दीन खिलजी गृह नीति के तहत या हम कहें प्रशासन के तहत, वो करता है शासन का केंद्रीकरण, यानी कि सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, तो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों की शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर लेता है। तो इसको देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए, अभी मैं समझा रहा हूँ, पहले पढ़ देता हूँ। उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए राज पर नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन कहा। अलाउद्दीन निरंकुशता में विश्वास रखता था। उसने अपने विरोधियों का निर्ममतापूर्वक दमन करके सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। सुल्तान ने अपनी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद नियुक्त किया था, किंतु उन्हें केवल सुल्तान की आज्ञा का पालन करना ही था। अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सारी शक्ति सुल्तान के हाथ में आ गई थी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में। पहले क्या होता था कि राज्य पर धर्म का नियंत्रण स्थापित रहता था, यानी कि जो उलेमा वर्ग होता था, उलेमा मतलब ये धर्म का विशेषज्ञ होते हैं, एक प्रकार से आप इनको कह सकते हैं। तो ये बताते थे शासक को कि कैसे शासन चलाना है। ये कि सुल्तान को बताते थे कि धर्म के अकॉर्डिंग कैसे शासन चलाना है, कौन सी चीज़ें सही हैं, कितना टैक्स लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताते थे पहले सुल्तान को। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा कर दी, मतलब इनको हटा दिया। कहा कि आप अपना धर्म देखिए, हमें सलाह मत दीजिए, हम अपना राज कैसे चलाएंगे ये हमको पता है। यानी कि राज्य पर जो धर्म का नियंत्रण था वो अब हट गया। पहले ये लोग एक प्रकार से सुल्तान को अपने नियंत्रण में रखते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप धर्म अपना अलग लेके जाइए, मैं अपना राज अलग से चलाऊंगा, जो भी मेरे मन में होगा वो मैं करूंगा। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा इसके कथन के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर इसने एक उपाधि भी धारण की थी, तो इसको आप याद करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो कोई ख़ास इसका कोई यूज़ नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, ये याद रखिए कि इसने एक मंत्री परिषद की नियुक्ति की थी, लेकिन मंत्री परिषद को कोई अधिकार नहीं था, बस वही था जो ये बोलता था वही उसको करना पड़ता था मंत्री परिषद को, और कोई उनका अधिकार नहीं था, विशेष अधिकार नहीं था। तो यानी कि पूरी की पूरी सत्ता, शक्ति, शासन सब कुछ अपने हाथों में इसने केंद्रित कर रखा था। पहला काम इसने ये किया। दूसरा काम इसने किया राजत्व का सिद्धांत। अब राजत्व का सिद्धांत क्या है इसको भी देख लेते हैं।
अलाउद्दीन भी बलबन के समान राजत्व के सिद्धांत में विश्वास रखने वाला सुल्तान था। वह राजा की निरंकुशता तथा सर्वोपरिता में विश्वास रखता था। अलाउद्दीन भी राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। वह राजा की इच्छा को ही कानून मानता था। अपनी नीतियों में वह किसी के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था। उसके शासन से पूर्व प्रशासन पर अमीरों व उलेमा वर्ग जो मैंने बताया, इनका विशेष प्रभाव रहता था। अलाउद्दीन ने दोनों के ही प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। अतः अलाउद्दीन ने अमीरों का दमन किया तथा उलेमा के महत्व को भी समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन ने उलेमा के विषय में कहा कि वह उन्हें राज्य की नीति निर्धारित करने की आज्ञा नहीं देगा। उसने कहा कि धर्माधिकारियों की अपेक्षा वह अच्छी तरह जानता है कि राज्य की भलाई के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। तो राजत्व का सिद्धांत का मतलब यही है कि अलाउद्दीन खिलजी, जैसे बलबन ने घोषणा की थी कि ईश्वर ने हमें भेजा है, ईश्वर का मैं प्रतिनिधि हूँ और मेरा काम है प्रजा पर शासन करना, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। तो वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहा कि ईश्वर ने हमको भेजा है जनता पर शासन करने के लिए और हम पर किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है। यानी कि हम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। हम हमारा मन कहेगा जैसे शासन स्थापित करेंगे, क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और ये देखिए कहता था कि चूँकि ईश्वर ने हमें भेजा है इसलिए मेरी इच्छा ही मेरा कानून है। यानी कि जो मैं कहूँगा वही कानून हो जाएगा, जो मेरे मुख से निकलेगा, जो बात निकलेगी वो कानून, आप समझिए। ये देखिए, राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। राजा के दैवीय अधिकार का मतलब ये है कि हमको जो भी अधिकार मिले, अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि हमको जो भी अधिकार मिले हैं वो सब हमें ईश्वर ने दिए हैं, यानी दैवीय हैं। अपनी नीतियों में किसी के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था। मैंने आपको पहले ही बताया कि उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग ये हस्तक्षेप करते थे राजनीति में, बार बार सलाह देते थे। उलेमा वर्ग तो एक धार्मिक सलाह देता था कि राज्य को कैसे चलाना है। जो अमीर होते थे ये राजा के आसपास बैठते थे, ये भी सलाह देते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के पहले इनका हस्तक्षेप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन जब अलाउद्दीन शासक बना तो उसने अमीरों और उलेमा वर्ग की उपेक्षा की, इनको एक प्रकार से इनके प्रभाव को कम कर दिया। ये देखिए, अमीरों का दमन किया तथा उलेमा के महत्व को समाप्त कर दिया। और क्या कहा यहाँ पर देखिए, उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी ने कि वह जानता है कि राज्य की भलाई के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन ने कुछ कहा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अलाउद्दीन के ही शब्दों में अलाउद्दीन कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी के करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। मतलब अलाउद्दीन खिलजी साफ साफ कहता है, जैसे मतलब जो उलेमा वर्ग थे वो इसको कभी कभी डराते भी थे कि ऐसा होगा, ऊपर जाओगे, अल्लाह के पास जाओगे तो ये होगा, वो होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है, देखो मैं नहीं जानता हूँ कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई के लिए जो उचित समझता हूँ वही करता हूँ, और आगे मेरा क्या होगा, अंतिम न्याय का मतलब उस दिन जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, उसका मैं कोई पता नहीं। लेकिन अभी जो मेरी इच्छा है, जो मैं उचित समझता हूँ वही मैं करता हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया कि शासन का केंद्रीकरण क्या था, मतलब पूरी शक्ति अपने हाथ में ले ली। और राजत्व का सिद्धांत मतलब कहा कि जो हमें अधिकार मिले हैं वो दैवीय हैं और ईश्वर ने हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है कि हम जाएं प्रजा पर शासन करें और उनकी भलाई के संदर्भ में जो भी उचित कार्य समझें उसको हम करें। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय में विद्रोह भी होते हैं, तो गृह नीति के तहत वो विद्रोह का दमन भी करता है। कई सारे विद्रोह हुए, कुछ विद्रोहों की चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। अलाउद्दीन ने सुल्तान के प्रति विश्वासघात करके सिंहासन पर अधिकार किया था। तो आपको मैंने बताया ही था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने जलालुद्दीन खिलजी यानी कि अपने चाचा को मार करके गद्दी पर बैठा था तथा सिंहासनारूढ़ होते ही उसने अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिससे अलाउद्दीन बहुत सशंकित हो गया। सशंकित होने का मतलब डर गया और उसकी नीतियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इनके कारण वह अत्यंत निरंकुश हो गया। तो निरंकुश होने का कारण भी है, क्यों?
क्योंकि जैसे ही ये शासक बना तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, विद्रोह करने लगे, तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, छोटी छोटी गलती के लिए बहुत बड़ी सज़ा देने लगा, जैसे बलबन ने किया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में ही पहला विद्रोह नए मुसलमानों ने किया 1299 ईस्वी में। ये नए मुसलमान कौन हैं? ये वही मंगोल हैं जो दिल्ली के समीप जलालुद्दीन खिलजी के समय आकर के बस गए थे। तो अभी तक आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कहेंगे ये कहाँ से नवीन मुसलमान कौन है। तो मैंने आपको बताया था जलालुद्दीन खिलजी के समय कुछ मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली के निकट बस गए थे मंगोलपुरी में, उन्हीं को नवीन मुसलमान कहा गया। तो नवीन मुसलमानों ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अलाउद्दीन ने अत्यंत कठोरता से उनका दमन किया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बहुत यानी सख्त रवैया अपनाया। फिर देखिए दूसरा विद्रोह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे अकत खां द्वारा किया गया। अकत खां व उसके साथियों की हत्या कर दी गई, मतलब इनको पकड़ करके मार दिया गया। मैं आपको बहुत ज़्यादा एकदम कहानी टाइप का नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का फुल्का आपको बता रहा हूँ। तो पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों द्वारा, दूसरा विद्रोह इसके भतीजे अकत खां के द्वारा। फिर आगे देखते हैं तीसरा विद्रोह सुल्तान के भांजे यानी दो भांजों ने किया, मंगू खां और अमीर खां। ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दो भांजे थे, इन्होंने अवध और बदायूं में किया, यानी कि मंगू खां ने अवध और अमीर खां ने बदायूं में किया। सुल्तान उस समय रणथंबोर विजय के लिए प्रयत्नशील था, यानी रणथंबोर पर गया था। इस विद्रोह का दमन प्रांतीय सूबेदारों ने कर दिया। प्रांतीय सूबेदार जो गवर्नर होते थे, अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत कार्य करते थे, उन्होंने ही इसका दमन कर दिया। क्योंकि उस समय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर को जीतने गया था। मैंने आपको सारे इसके अभियान पढ़ा ही दिए हैं पिछले वाले वीडियो में, उसको आप देख लीजिए। चौथा विद्रोह दिल्ली में हाजी मौला के द्वारा किया गया, किंतु शीघ्र ही हाजी मौला को सुल्तान की सेना ने परास्त करके उसकी हत्या कर दी। तो ये 4 विद्रोह आपको याद रखने हैं। फिर है धन संपत्ति पर अधिकार। अभी आप देखिए क्यों करता है धन संपत्ति पर अधिकार। अलाउद्दीन का मानना था कि उसके राज्य में हो रहे विद्रोह का प्रमुख कारण अमीरों के पास विशाल जागीरें तथा धन संपत्ति का होना था। अतः उसने अमीरों से संपत्ति छीनने का प्रयास किया। जो किसान अथवा जमींदार माफी की भूमि पर खेती करते थे तथा किसी प्रकार का राजस्व राज्य को नहीं देते थे, अब उन पर भी कर लगाया गया। अमीरों की संपत्ति पर भी राज्य का अधिकार घोषित कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब यह है, अलाउद्दीन खिलजी का यह मानना था कि लोगों के पास धन रहता है तभी वो विद्रोह करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होगा, जिसके पास खाने के लिए नहीं होगा, वो विद्रोह क्या करेगा? वो तो 2 वक्त की रोटी कमाने में बिजी होगा, व्यस्त होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का यही मानना था कि जो विद्रोह हो रहे हैं उसका प्रमुख कारण यही है कि अमीरों और जागीरदारों के पास बहुत ज़्यादा धन है, संपत्ति है। इसलिए क्या किया, इसने उनकी संपत्ति को ही छीनने का कार्य किया। और जो किसान थे, थोड़े बड़े किसान थे और कर नहीं देते थे, तो उन पर भी अलग से टैक्स लगाया ताकि उनके पास भी थोड़े पैसे कम रहें और जिनसे वे विद्रोह न कर पाएँ। ये सारी चीज़ें उसने की। बर्नी ने लिखा है, ये बर्नी इतिहासकार है, इसका कथन है कि बड़े बड़े अमीरों, उच्च पदाधिकारियों एवं व्यापारियों को छोड़कर अन्य लोगों के घरों में सोना देखने को भी नहीं मिलता था। यानी किसान, मजदूर, इन सब के घरों में सोना देखने को ही नहीं मिलता था। कुछ बड़े अधिकारी थे जिनके घर ही सोना रहता था, यानी कि मतलब किसी के पास उतना होने ही नहीं देता था अलाउद्दीन खिलजी। वो जानता था कि अगर जनता के पास, किसान के पास या किसी भी वर्ग के पास अगर ज़्यादा मात्रा में धन दौलत हो जाएगा तो वो फिर विद्रोह करने लगेंगे। इसीलिए उनकी संपत्ति को ही वो जब्त कर लेता था, बस खाने लायक उनको रखता था कि आप जीवन यापन करते रहिए। मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि उसने भू राजस्व की जो दर है वो 1/2 कर दी। यानी कि अगर आपके खेत में 50 कुंटल गेहूं की पैदावार होती है तो 25 कुंटल जो है वो राज्य ले लेता था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ले लेता था। 1/2 का मतलब आधा, 50%।
फिर है मदिरा पान पर प्रतिबंध, यानी कि जो शराब थी या जो नशे की चीज़ें थी उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा क्यों किया? देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन ने मदिरा पान के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसका विचार था कि लोग मदिरा पान का सेवन करने से उत्तेजित हो जाते हैं तथा विद्रोह की बात सोचने लगते हैं। बाद में सुल्तान ने नियमों को थोड़ा संशोधित किया तथा घरों में निजी रूप से शराब बनाने व पीने की छूट दे दी। यहाँ एवं होगा, बनाने एवं पीने की छूट दे दी। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि लोग विद्रोह इसीलिए करते हैं क्योंकि वो शराब पी करके भड़क जाते हैं, क्योंकि भाई आपने देखा होगा शराब अक्सर पी करके लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसा इसके विचार में आया कि लोग मदिरा पान करके उत्तेजित हो जाते हैं और फिर की बात सोचने लगते हैं। तो इसने पहले तो बहुत सख्त नियम लागू किया और पूरे पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बाद में देखा कि भाई कुछ लोगों की आदत होती है, उनका जीवन यापन इसी से ही होता है, आदी हो जाते हैं। तो इसने सोच विचार करके थोड़ा छूट दिया और कहा आप घर में निजी रूप से शराब बना सकते हैं और पी सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते। तो ये चीज़ थी। फिर है सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध। इसके पीछे भी कारण है। जो उत्सव होते थे या सामाजिक समारोह होते थे उस पर इसने प्रतिबंध क्यों लगाया? अलाउद्दीन अमीरों के परस्पर मिलने, दावत देने व वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीर अपने परिवार में किसी भी समारोह का आयोजन अथवा किसी अन्य अमीर के यहाँ विवाह संबंध तब तक स्थापित नहीं कर सकते थे जब तक कि सुल्तान उन्हें अनुमति न दे दे। अतः सामाजिक मेल मिलाप बंद हो गया। अब ऐसा क्यों किया इसने? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि लोग सामाजिक समारोहों में जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और फिर षड्यंत्र रचते हैं, विद्रोह करते हैं, विद्रोह की बातें करते हैं कि राजा के खिलाफ कैसे षड्यंत्र किया जाए। मतलब इसका ही मानना था कि लोग इकट्ठा होते हैं तो षड्यंत्र की बात करने लगते हैं। तो इसने कहा कि देखिए, अगर आपके यहाँ शादी विवाह है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर आपके यहाँ शादी विवाह कोई होता है, कोई समारोह होता है तो उसकी सूचना पहले हमें दीजिए कि आपके यहाँ ये उत्सव है, ये समारोह है, फिर आप उसका आयोजन कीजिए। ये देखिए, तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि वो अनुमति ना दे। तो यानी कि सामाजिक मेल मिलाप बंद हो गया, बहुत कम ही होते थे। अगर कोई खास है तो ही होता था, जैसे शादी हुआ या और कोई खास उत्सव हुआ तो ही। फिर है हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति। हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति। अलाउद्दीन का हिंदुओं के प्रति व्यवहार अत्यधिक कठोर एवं निंदनीय था। उसका विचार था कि हिंदुओं के विद्रोह को रोकने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाना आवश्यक था। अतः अलाउद्दीन ने हिंदुओं के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। तो अलाउद्दीन का मानना था कि जो बड़े बड़े जागीरदार थे, चूँकि उस समय जो यहाँ आगे मैं बताऊँगा कि उसने देखिए चौधरियों, मुकद्दम, खुद व उनके अधिकार छीन लिए, क्योंकि इसको लगता था कि जो बड़े हिंदू जमींदार हैं, चौधरी हैं, मुकद्दम हैं, खुद हैं, वो सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो इसने कहा अगर हम इनके अधिकारों को छीन लेंगे, इनकी जमींदारी छीन लेंगे, राजस्व या टैक्स वसूलने का इनका जो अधिकार है उसको ही छीन लेंगे, तो इनके पास उतना ज़्यादा पैसा रहेगा नहीं, संपत्ति नहीं रहेगी, तो फिर ये विद्रोह की बात नहीं सोचेंगे। यानी कि वो कुल मिलाकर हिंदुओं को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाना चाहता था। ये बर्नी ने लिखा है, अलाउद्दीन का उद्देश्य था कि हिंदू घोड़े पर ना बैठे, शस्त्र न रख सकें, वस्त्र न पहन सके और किसी प्रकार का आनंद न ले सके। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं ये हिंदुओं के प्रति इसने कठोर रवैया अपनाया था, बहुत ज़्यादा कठोर। हिंदुओं को निम्न वर्ग का समझता था और मुस्लिमों को ये उच्च वर्ग का समझता था। हालांकि ये भी बात आप ध्यान रखिए कि जो भारतीय मुसलमान थे उनको भी ये निम्न वर्ग का कहता था। ये इसके साथ में जो मुसलमान थे, इसके साथ में जो आए थे, उन्हीं को उच्च वर्ग समझता था और अपने आप को समझता था, बाकी सभी को ये निम्न वर्ग का समझता था। तो ये चीज़ है, हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति, उनके पदों की समाप्ति कर दी। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ये मुकद्दम, चौधरी, ये सब मतलब जमींदार टाइप के होते थे और टैक्स लेते थे जनता से, फिर राजा को देते थे। तो इनके कुछ अधिकार थे लेकिन उनको छीन लिया गया।
फिर यहाँ पर है कर वृद्धि एवं वसूली में कठोरता। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बताया था कि अलाउद्दीन ने करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। हिंदुओं से भूमि कर का 50%, उपज का 50% व मुसलमानों से 1/4 लिया जाता था। 1/4 का मतलब है 25%। तो मान लीजिए कि एक हिंदू अगर 100 कुंतल गेहूँ उगाता है तो उससे 50 कुंतल ले लिया जाता था, यानी कि 50% ले लिया जाता था। और मान लीजिए एक मुस्लिम है, अगर वो 100 कुंतल गेहूँ उगाता है तो उससे 25 कुंतल ही लिया जाएगा, यानी कि 100 का 1/4 यानी कि 25 कुंतल ही लिया जाएगा। तो ये इसकी नीति थी। अलाउद्दीन ने सल्तनत में गैर मुसलमानों पर 4 प्रकार के कर लगा रखे थे। गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं, जैसे हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, इनकी बात हो रही है। तो इन पर जजिया कर लगा रखा था। जजिया कर एक प्रकार से गैर धार्मिक कर था। खराज यानी कि भूमि कर, ये मैंने बताया ना 50%, यही खराज था। घरी कर मतलब आप घर बनाते हैं तो उस पर भी थोड़ा बहुत टैक्स लेता था। चरी कर, ये घरी कर को गृह कर भी कहते हैं। चरी कर या चरागाह कर मतलब आपके पास अगर पशु हैं तो चरागाहों पर अगर आप उनको चराने लेकर जाते हैं तो उसका भी थोड़ा बहुत टैक्स लेता था। मतलब जितने आपके पास पशु हैं उतनी ही मात्रा में आपसे टैक्स लेता था। दुधारू पशुओं पर, अगर आपके पास कोई ऐसा पशु है जो दूध देता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, अब आप अगर घोड़ा पालते हैं तो थोड़ी ना टैक्स लेगा, तब तो टैक्स नहीं लेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई दुधारू गाय, भैंस है या कोई ऐसा जानवर है जिससे दूध या कोई प्रोडक्ट निकलता है तो आपसे टैक्स लेता था। खुम्स लूट का माल 1/5 सेना का, जबकि शेष 4/5 भाग राज का होता था। अब ये देखिए, खुम्स जो है ये लूट का माल होता था। मतलब जैसे जो सैनिक होते थे जब किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे तो लूट का माल जो लाते थे, मान लीजिए कि वो कुछ लूट का माल लाए तो उसका 1/5 भाग सेना का होता था, जबकि 4/5 भाग एक बड़ा हिस्सा खुद रख लेता था अलाउद्दीन खिलजी। जबकि इसके पहले जो शासक होते थे वो खुद 1/5 भाग लेते थे और 4/5 भाग सेना को देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका अपोजिट कर दिया, उसने 4/5 भाग स्वयं लेना शुरू कर दिया, 1/5 भाग जनता को यानी कि सेना को देना शुरू किया। तो ये ऐसा इसलिए करता था कि सेना के पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो या जो जनता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, ताकि वो विद्रोह की बात ही ना सोचें। इसकी सारी नीति एक ही चीज़ के आसपास घूमती है, विद्रोह से बचें, विद्रोह से बचें। क्योंकि ये स्वयं ही अपने चाचा की हत्या करके बैठा था सिंहासन पर, तो इसके दिमाग में यही बात घूमती रहती थी कि ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो जाए और हमको गद्दी से उतार दिया जाए। और इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण भी बहुत हुए। सुल्तान ने करों को वसूल करने के लिए कठोर नियम बनाया तथा वसूली का कार्य सेना को सौंपा। सैनिक बड़ी कठोरता और निर्दयता के साथ कर वसूलते थे। भूमि की माप, अलाउद्दीन की आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण भूमि सुधार की माप करवाना था। भूमि मापन को मसाहत कहा गया, यानी कि इसने भूमि की माप करवाई कि किसके पास कितनी भूमि है और वो कितना टैक्स देता है। भूमि माप का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कितनी भूमि पर कृषि होती है और राज्य की वास्तविक उपज क्या है। कहने का मतलब ये है कि वो चाहता था कि देखें कि हमारे राज्य में किस किसान के पास कितनी भूमि है और टोटल राज्य में कितनी भूमि है और हमें टोटल टैक्स कितना मिलता है। मतलब इसकी गणना करना चाहता था कि मतलब वो देखना चाहता था कि जो टैक्स वसूलते हो कहीं बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं या किसान कहीं टैक्स देने में बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं। इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए उसने योग्य और ईमानदार अधिकारी नियुक्त किए थे तथा दीवान मुस्तकराज विभाग की स्थापना की थी। दीवान मुस्तकराज विभाग की स्थापना की थी। सैन्य सुधार भी करता है, तो सैन्य सुधार की बात हम लोग करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें करता है सैन्य सुधार में? सबसे पहले स्थायी सेना की व्यवस्था करता है। स्थायी सेना की व्यवस्था मतलब जो सेना हमेशा दिल्ली में रहती थी, यानी कि राजधानी में तैनात रहती थी।
अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की, जो हमेशा राजधानी में तैनात रहती थी। सेना भर्ती के लिए एक मंत्री आरिज मुमालिक नियुक्त था। सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते थे, ना कि वंश अथवा जाति के आधार पर। सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था ताकि किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति न हो सके। दीवान आरिज सैनिकों का हुलिया रखता था। आप समझिए यहाँ पर क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के पहले जितने भी सुल्तान हुए, उन्होंने कभी स्थायी सेना नहीं रखी। मतलब जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तब सामंतों को खबर देते थे, सामंतों के अंडर में कुछ सेनाएं होती थीं, सारे सामंत अपनी सेना दे देते थे और फिर युद्ध हो जाता था। यानी कि राजधानी में कोई सेना राजा की स्थायी रूप से नहीं होती थी, या जो शासक था, सुल्तान होता था, उसकी कोई सेना नहीं होती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो उसने सबसे पहले कहा, क्योंकि उसके राज में लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, तो उसने कहा स्थायी सेना रखना आवश्यक है हमारे लिए। तो उसने स्थायी सेना रखी और स्थायी सेना में भर्ती के लिए उसने एक मंत्री आरिज ए मुमालिक नियुक्त किया। और ये जो विभाग था उसको कहते हैं दीवान आरिज, यानी दीवान आरिज विभाग का नाम था। और इस विभाग का जो अधिकारी था वो था आरिज मुमालिक। अधिकारी को क्या कहते थे? आरिज मुमालिक। तो वो सैनिक की योग्यता के आधार पर उनकी भर्ती करता था, जो सैनिक योग्य होते थे, ना कि वंश और जाति के आधार पर। और सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था। इस बात को याद रखना आपको ज़रूरी है कि सैनिकों का हुलिया का मतलब ये है, जैसे आजकल क्या होता है कि जो छोटी नौकरियां, उसमें क्या होता है कि जिसको नौकरी मिल रही है वो तो नहीं कर रहा, वो तो घर पर बैठा ऐश कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, लेकिन अपने जगह उसने किसी दूसरे को भेज दिया कि तुम जब जाओ काम करो, और उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देता है। ऐसे उस टाइम होता था कि सैनिक अपनी जगह किसी दूसरे को थोड़ा बहुत पैसे दे करके युद्ध में भेज देते थे कि जाओ तुम मेरी तरफ से लड़ देना, हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात से मतलब परिचित था कि सैनिक ऐसा करते हैं, इसलिए उसने सैनिकों का हुलिया दर्ज कराना शुरू किया। यानी कि सैनिकों की नाक कैसी है, आँख कैसी है, बाल कैसे हैं, पूरा नोट कर लिया जाता था, लिख लिया जाता था, ताकि सैनिक खुद आए लड़ने युद्ध में, अपनी जगह किसी दूसरे को न भेज पाए। तो ये काम किया, स्थायी सेना की व्यवस्था की और ये सारी चीज़ें की। फिर यहाँ सैनिकों की नगद वेतन व्यवस्था। अब सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। इसके पहले क्या था कि जो भी सुल्तान थे वो जागीर देते थे सैनिकों को, नगद वेतन नहीं देते थे, जागीरदारी प्रथा चल रही थी उसमें। तो वही चीज़ है, अलाउद्दीन के पहले सैनिकों को जागीर देने की प्रथा प्रचलित थी। अलाउद्दीन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन देने की व्यवस्था की। एक सैनिक का वेतन 234 टंका प्रतिवर्ष था और एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टंका आपको अलग से दिया जाता था वार्षिक। यानी कि देखिए, सैनिकों का जो वेतन था एक वर्ष में 234 टंका था। एक सैनिक को एक वर्ष में 234 टंका मिलता था। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सैनिक 2 घोड़े रख रहा है, एक तो राज्य की तरफ से मिले हैं और एक अलग से अगर अतिरिक्त घोड़ा रख रहा है अपने पास, तो उस घोड़े की खर्चे के लिए उसको 78 टंका अतिरिक्त दिया जाता था। तो ये चीज़ थी। अब देखिए, घोड़ों को दागने की प्रथा, ये भी ज़रूरी है समझना। इसने एक प्रथा चालू की, घोड़ों को दागने की प्रथा। अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छे सैनिक घोड़ों के स्थान पर क्योंकि सैनिक अच्छे घोड़ों के स्थान पर घटिया घोड़े लाते थे युद्ध में, जो युद्ध के समय काम नहीं कर पाते थे। इस दोष को दूर करने के लिए उसने इस प्रथा का प्रचलन किया। अब घोड़ों को दागने का मतलब ये नहीं कि उसको बंदूक से दागा जाता था। यहाँ पर घोड़ों को दागने का मतलब ये है कि घोड़ों पर ब्रांडिंग की जाती थी, मोहर लगा दी जाती थी, जो मोहर कभी मिटे ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अलाउद्दीन को पता चला कि जब युद्ध होता है तो सैनिकों को राज्य की तरफ से घोड़े मिलते थे, अच्छे घोड़े मिलते थे। तो सैनिक क्या करते थे, उन अच्छे घोड़ों को मार्केट में बेच करके अच्छे दाम में बेचते थे। मान लीजिए 100 रुपये में घोड़े बेच दिए और 50 रुपये में कोई घटिया घोड़ा ले आए, तो उनका 50 का फ़ायदा होगा। अब उस घटिया घोड़े के साथ युद्ध में चले गए, वहाँ वो घोड़ा चल ही नहीं पा रहा है, गिर जा रहा है, दौड़ ही नहीं पा रहा है, तो सेना हार जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम घोड़ों पर मोहर लगा देंगे ताकि सैनिक घोड़ों को चेंज ना कर पाएँ, जो घोड़ा हम दें उन्हीं को लेकर युद्ध में जाएं और लड़ें। वही चीज़ है यहाँ पर घोड़ों को दागने की प्रथा या मोहर लगाने की प्रथा। गुप्त विभाग की स्थापना या गुप्तचर विभाग की स्थापना आप कह सकते हैं। अलाउद्दीन ने अनुभव किया कि उसके राज्य में विद्रोह का कारण
उसे उचित समय पर गुप्त सूचनाओं का प्राप्त ना होना भी था। अतः उसने गुप्तचर विभाग का संगठन किया। गुप्तचर सुल्तान को छोटी से छोटी घटना बताते थे। अतः अमीर या विभिन्न पदाधिकारी इन गुप्तचरों के कारण सुल्तान से डरने लगे थे। कहने का मतलब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, या उसने आप कह सकते हैं उसको महसूस हुआ कि हमारे राज्य में षड्यंत्र इसीलिए सफल हो पाते हैं क्योंकि हमें गुप्त सूचनाएं नहीं मिल पाती। यानी कि षड्यंत्र कहीं हो रहा है, गली में, कहीं दुकान पे, कहीं समारोह में षड्यंत्र हो रहा है, तो उसकी गुप्त सूचना हम तक नहीं पहुंचती है, इसलिए विद्रोह हो जाते हैं सफल और षड्यंत्र भी सफल हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा हम गुप्तचर विभाग की स्थापना करेंगे, जिससे जगह जगह पर उसने गुप्तचर नियुक्त कर दिए। मतलब चुपके से, जिसको आप जैसे कहते हैं ना, थोड़े गुप्त रूप से किसी भेष में जा कर के उसके आदमी लगे रहते थे, दुकान पर, गलियों में लगे रहते थे, समारोहों में लगा रहते थे, शादी विवाह में जाते थे, अलाउद्दीन खिलजी के आदमी चुपके से किसी भेष में घूमा करते थे। अगर कोई भी षड्यंत्र हो रहा है, कोई भी रचना रची जा रही है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ है, तो उसकी सूचना तुरंत अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाती थी और अलाउद्दीन खिलजी उसका दमन कर देता था। तो यानी कि जो अमीर वर्ग थे, जो पदाधिकारी थे, जो विद्रोह करते थे, अब वो डरने लगे थे सुल्तान से। तो वही चीज़ थी। तो ये मैंने आज आपको पढ़ा दिया अलाउद्दीन खिलजी की गृह नीति, प्रशासन और सुधार। आगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि बाज़ार को कैसे नियंत्रण करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।